क्या हाल चाल भाई लोग, कैसी चल रही है तैयारी? मस्त चल रहा है? बाकी सब भी सब्जेक्ट कर रहे हो ना साथ साथ में? तो चलो यार आइनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। फाइनल पार्ट रहेगा अपना ये आज इक्विलिब्रियम का। अपना इक्विलिब्रियम बहुत ही अच्छे वे में कवर हो गया और इसके बाद इसके आपने क्वेश्चन की वीडियो जरूर देखनी है। इक्विलिब्रियम तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना? तो चलो यार अब छोटे मोटे अपने कॉन्सेप्ट रह गए, छोटा सा ही लेक्चर रहेगा पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है ना? कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट रह गए, हमने काफी कुछ अपने प्रीवियस लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिया। तो पहले बात करेंगे बफर के बारे में, फिर आगे भी देखते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, है ना? तो देखो पहले बात करते हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में। पहले आंखें बंद करो, एक बार पूरी एनर्जी से स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? तो देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है गाइस। सोल्यूशन देखो मैंने क्या लिखा है, सोल्यूशन वॉज pH does not change significantly on addition of small amount of a strong acid or base। कि गाइस वो सोल्यूशन जिसकी pH चेंज ना हो, अगर हम कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भी उसमें डाल दें, स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ बेस भी डाल दें, तो अपनी वो pH चेंज ना करे। मतलब जैसे देखो गाइस, आपको पता है अपने खून में अपना जो ब्लड होता है उसमें एक बफर होता है। कौन सा बफर होता है? देखो कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बफर होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लड बफर, कि ब्लड का बफर है। गाइस आपको पता है अपना खून जो है उसका पीएच कितना होता है? 7.4 के अप्रोक्सीमेटली होता है। 7.35 से 7.45 के बीच में अपना जो खून होता है, अपना जो ब्लड होता है, उसका जो पीएच होता है 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, ठीक है ना? तो अगर देखो हम तो दिन में पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ एसिडिक चीजें भी खाते हैं, कोक पी लेते हैं, ठीक है ना? कुछ एसिडिक चीजें भी खाते रहते हैं, कुछ बेसिक चीजें भी खाते रहते हैं। तो गाइस अपना जो ब्लड है उसका पीएच चेंज हो सकता है। तो इसीलिए अपने खून के अंदर एक बफर होता है जो कि अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता। गाइस अगर अपना पीएच चेंज होता जाता, अगर ये चीज ना होती, तो अपना पीएच अगर हम कुछ एसिडिक चीज खाते या बेसिक चीज खाते तो अपना पीएच चेंज होता। और अगर पीएच अपने ब्लड का पीएच 6.8 से अगर कम हो जाता या 7.8 से ज्यादा हो जाता, इतने से अगर कम हो जाता या इतने से अगर ज्यादा हो जाता तो हम रोज मरते रहते। पीएच अगर ब्लड का इतने से कम हो जाए, 6.8 से कम हो जाए, 7.8 से या तो ग्रेटर हो जाए, तो गाइस बंदे मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। तो ये भगवान ने हमें चीजें दी हुई है, अपने अंदर एक बफर डाल के दिया हुआ है कि अपने को मतलब हम आराम से कोई भी चीजें खा सके और मस्ती से वो बफर भी कर रहे हैं, है ना? आराम से उन चीजों को कर भी गाइस। लेकिन मैं देखो लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। जब स्मॉल अमाउंट हो, ऐसा नहीं कि आपने बाल्टी भर के एसिड पी लिया तो आप बच जाओगे, ठीक है ना? स्मॉल अमाउंट हो तभी बात बनेगी, ठीक है ना? तो जैसे आप देखते हो अगर आप कुछ ज्यादा तली हुई चीजें खा लो तो आपको एसिडिटी हो जाती है ना? एसिडिटी हो जाती है जब आप ज्यादा अमाउंट में खा लो। जब थोड़ा बहुत खाते हो तब नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस टाइम आपको पीएच आपका मेंटेन करके रखते हैं ब्लड, है ना? ब्लड आपका पीएच मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जब आप खा लेते हो तो आपका खून का पीएच भी गाइस चेंज होता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चीज है। तो इसको याद रखना गाइस। अगर पहली बात क्या है? ब्लड बफर है। ब्लड बफर अगर अपने ना होता तो डेथ भी कॉज कर सकती थी गाइस अपनी, ठीक है ना? रोज बंदे मरते रहते और हम बैठे रहते देखते, ठीक है ना? कुछ कर भी ना पाते हम, ठीक है गाइस? इतना समझ आ गया बफर सॉल्यूशन क्या होता है? कि वो सॉल्यूशन जिसकी पीएच चेंज ना हो, जब उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डालें, उसको बोलते हैं सिंपली बफर सॉल्यूशन, ठीक है गाइस? तो अब देखो आगे बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ बफर की। गाइस बफर का केमिकल नेचर क्या होता है? देखो बफर दो तरह के होते हैं, एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है ना? जो अपने अंदर है वो एसिडिक बफर ही है ना? तो देखो एसिडिक बफर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। एसिडिक बफर कैसे बनता है गाइस? जब हम मिक्स कर देते हैं वीक एसिड को विद सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना? मतलब कि हम वीक एसिड को उसी के सॉल्ट के विद सॉल्ट ऑफ इट्स मतलब वीक एसिड को उसी के सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना है, उसके साथ जो मिक्सचर बना होता है उसको बोलते हैं एसिडिक बफर। जैसे देखो गाइस आपको थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखो ए वीक एसिड अपना हमने क्या कहा था? मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड विद सॉल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो वीक एसिड है और इसी वीक एसिड का सॉल्ट बनाना है विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो इसी एसिड का हमने सॉल्ट बनाया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। गाइस Na कहां से आया? NaOH से। NaOH आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो वही मैंने गाइस डेफिनेशन लिखी है कि एसिडिक बफर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ए वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट्स, मतलब उसके खुद के
उसके खुद से बना हुआ सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है गाइस, तो अभी देखो हमने लिखा वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सॉल्ट बना स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है गाइस, ये होता है अपना एसिडिक बफर। ठीक है ना, समझ गए ना, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, ये चीज भी देखो ऐसे ही है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है ना, सिंपल सी चीजें। आई होप आपको एसिडिक बफर पता लग गया होगा कि गाइस क्या होता है। ठीक है ना, समझ गए। अब देखो गाइस, इसका बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आप एसिडिक बफर की या बेसिक बफर की पीएच कैसे निकालोगे। इसको गाइस वैसे हेंडरसन इक्वेशन भी बोलते हैं, जिसको आपको यही याद रहे यही ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, देखो आपका फॉर्मूला क्या है, पीएच बराबर होगा pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है ना, ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ गए। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पीएच बराबर pKa, देखो एसिड के एसिडिक बफर है तो उसमें एसिड के ही आएगा, है ना, उसमें pH बराबर आ जाएगा pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्लियर है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं लेकिन अपने सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है, और आई होप आप चाहते भी नहीं हो कि हम करें, है ना, इतना लेंथी आप क्या करोगे करके उसको। ठीक है ना, तो देखो आपको ठीक है ना, सिंपल याद रखना है। एसिडिक बफर में पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट प्लस एसिड, लॉग सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड। ठीक है ना, तो गाइस नेक्स्ट देखो बेसिक बफर की बात करते हैं। जैसे देखो अब हमने एसिडिक बफर किया, उसी तरह गाइस बेसिक बफर है। देखो बेसिक एसिडिक बफर में हमने क्या किया था, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसका उल्टा कर दो बस। देखो बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना, सिंपल सी वैसी बिल्कुल सेम वैसी डेफिनेशन बनती आई है उसी माइंड सेटअप के साथ। ठीक है ना, तो बेसिक बफर क्या होता है, वीक मिक्सचर ऑफ ए वीक बेस with salt of its strong, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे देखो अमोनिया का जब हम अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड, देखो अमोनिया क्या है, अमोनिया वीक बेस है ना, अमोनिया वीक बेस है। जब वीक बेस की हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्सचर बनाते हैं, देखो हमने कौन सा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो हमने सॉल्ट बनाया, एक किससे बनाया, HCl से बनाया। जब हमने अमोनिया में HCl को ऐड करके सॉल्ट बनाया ना, तो देखो बेसिक बफर क्या हुआ, देखो बेसिक बफर ही हमने क्या, बेसिक बफर क्या हुआ कि वीक मिक्सचर ऑफ ए वीक बेस एंड इज सॉल्ट विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका सॉल्ट हमने, और इसी का हमने सॉल्ट बनाया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो उसको बोलते हैं गाइस बेसिक बफर। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ खास है भी नहीं। ठीक है ना, तो देखो इसका पीएच क्या होगा, सिंपल सी बात करें तो देखो इसका पीएच भी सेम है, इसी तरह होगा, बस इधर देखो पीके लिखा था, अब इधर बस पीके भी आ जाएगा क्योंकि अब बेसिक है ना। बेसिक में हम पीके भी हमने पिछले लेक्चर में किया था, पीएच बराबर आ जाएगा पीके भी प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइड बाय, इधर एसिड की कंसंट्रेशन थी, बस इधर बेस की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो ये अपना पूरा मतलब हमने बफर सॉल्यूशन को देख लिया कि कैसे कैसे हो सकता है। इसके गाइस क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, इनको अप्लाई करना सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देखना। ठीक है ना, तो चलो गाइस आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं यार बफर कैपेसिटी के बारे में कि बफर कैपेसिटी क्या होती है। तो देखो ये वैसे ज्यादा आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन कराना जरूरी है, आपके सिलेबस का पार्ट है, बुक्स में भी नहीं दिखा होता काफी बुक्स में, तो ठीक है ना। तो देखो बफर कैपेसिटी क्या होता है, डेल्टा एन बाय डेल्टा पीएच। बफर कैपेसिटी देखो, बफर कैपेसिटी को हम बीटा से रिलेट करते हैं, तो उसका डेल्टा एन बाय डेल्टा पीएच मतलब, डेल्टा एन का मतलब क्या, मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडिड। ठीक है ना, कितने मोल ऑफ एसिड और बेस हमने ऐड किया, डिवाइड बाय चेंज इन पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। तो देखो गाइस मैंने आपको बताया था कि स्मॉल अमाउंट जब हम ऐड करें, लेकिन भाई अगर आप लगातार कुछ डालते ही जा रहे हो, उसमें डालते ही जा रहे हो, तो भाई उसकी पीएच चेंज होगी ना। तो बफर कैपेसिटी यही होता है कि कितने मोल्स ऑफ हमने एसिड या बेस ऐड किए डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, इन दोनों की जो रेशो होती है उसको एक टर्म कहा गया बफर कैपेसिटी। ठीक है गाइस, क्लियर है। ठीक है ना, तो देखो गाइस बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के बराबर हो। ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट जब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के बराबर हो, ठीक है ना, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ बेस के बराबर हो, तो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है गाइस, क्लियर है। ठीक है ना, ये चीजें दो आपको माइंड में रखनी है आराम से, बहुत सिंपल से आपको फॉर्मूला बेसिस पे चलना है, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना, वैसे तो ये भी नहीं कराते ज्यादातर, ठीक है ना, ज्यादातर टीचर ये भी नहीं कराते, लेकिन मैंने बता दिया आपको, जितना चाहिए आपको उतना आपका सफिशिएंट है। ठीक है ना, तो गाइस अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं आज के, सोल्यूबिलिटी के गाइस बात करते हैं। गाइस सोल्यूबिलिटी को पहली बात एस से डोनेट करते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आराम से समझना, वैसे तो इंपॉर्टेंट ये भी था। ठीक है ना, इनके क्वेश्चन जरूर करना, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, इसके जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक इक्विलिब्रियम खत्म नहीं होगा।
बाकी बिना चैप्टर में अगर आप क्वेश्चन एक आधा लेक्चर मिस भी कर दोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन इसके क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। सोलिबिलिटी देखो गाइस, पहली बात एस से जनरेट करते हैं। सोलिबिलिटी का फील लेते हैं पहले, फील ले जाए ना, एनर्जी कनेक्ट हो जाए। तो देखो सोलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that dissolve in a particular amount of solvent is called solubility। गाइस कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम मतलब कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, घुला सकते हैं पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम कितना मैक्सिमम कोई सोल्यूट डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको जैसे मान लो यार अपने पास 1 लीटर अपने पास पानी है ना, 1 लीटर में पानी पर्टिकुलर अमाउंट हमने रख लिया, एक फिक्स अमाउंट रख लिया कि अपने पास 1 लीटर पानी है। अब उसमें हम कितनी चीनी मैक्सिमम डाल सकते हैं, ठीक है ना, कि कितनी चीनी उसमें मैक्सिमम डाल सकते हैं कि वो सैचुरेट हो जाए, कि उसके बाद उसमें पानी मतलब उसके बाद उसमें चीनी घुलना बंद हो जाए। तो उसी को गाइस बोलते हैं सोल्युबिलिटी, कि कितना मैक्सिमम अमाउंट डाल सकते हैं, चीनी का कितना मैक्सिमम अमाउंट 1 लीटर पानी में घुल सकता है, ठीक है ना गाइस, उसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी। क्लियर है, फील आया। तो गाइस सोलिबिलिटी को क्या कहते हैं, जनरली जो है सोलिबिलिटी को जनरली हम मोलैलिटी में एक्सप्रेस करते हैं ना। मोल अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मतलब हम मोल्स की फॉर्म में ले लेते हैं और पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को वॉल्यूम की फॉर्म में। मोलैलिटी यही होता है ना, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हम वैसे अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम किसी भी टर्म में ले सकते हैं, वैसे तो ग्राम में भी ले सकते हैं, है ना, मोल्स में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको जनरली मोलैलिटी के टर्म में ही डिफाइन करते हैं। तो इसलिए हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है मोल्स की फॉर्म में ले लेते हैं और जो अपना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उसको वॉल्यूम की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम जनरली वैसे मोलैलिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। गाइस अब देखो सोलिबिलिटी की ही एप्लीकेशन है कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आती है, ये भी यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही एक तरह का। देखो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे आपके पास एक सॉल्ट है AXBY, है ना, AXBY आपके पास सॉल्ट है, सॉलिड में होगा ना, सॉलिड में होगा, ये सॉलिड वाला है ना, ये सॉलिड वाला है, ऐसा नहीं है, बस स्मॉल सा लिख देता हूं यार, नहीं तो आप जब स्क्रीनशॉट लो आपको कंफ्यूजन हो, नहीं तो ठीक है ना। सॉलिड ये वाला सॉलिड वाला है, ठीक है ना, ये आपका सॉल्ट सॉलिड में ही होगा ना, NaCl आपका सॉलिड में क्रिस्टल ही होता है ना। तो देखो ये सॉल्ट है AXBY, ठीक है ना, AX जैसे ऐसे ना, देखो MgBr2, जैसे MgBr2 होता है, तो ठीक है, मतलब X मतलब इस अपना A क्या है, Mg है, ठीक है ना, X क्या है इधर 1 है, ठीक है ना, B क्या है अपना Br है, और Y क्या है अपना 2 है। तो ये अपना गाइस सॉल्ट होता है AXBY हमने लिखा हुआ है, जो कि सॉलिड में है। तो जब ये डिसोसिएट होता है तो देखो XA बनेगा YB बनेगा, है ना, और उस पे देखो इस A पे कितना चार्ज आएगा, प्लस Y आएगा, है ना। जैसे देखो MgBr2 को तोड़ो, देखो MgBr2 जब टूटेगा, ठीक है ना, MgBr2 जब टूटेगा तो ऐसे टूटेगा ना, Mg2 पॉजिटिव 2Br नेगेटिव, ऐसे टूटेगा। तो देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, जो इसकी ये चीज थी वो इधर पावर पे आ जाएगी +2 पे, है ना। तो देखो ये हमने चीज करी, y की पावर जो है इस पे आ जाएगी, तो y की पावर +2 इधर आ जाएगी। पहले हम कैटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं, तो देखो प्लस इस पे +y जा जाएगा और इस पे -x इसका आ गया, ठीक है ना। और a कितने थे, x थे, तो x इधर आ गया, और y थे अपने, तो y इधर आ गया, ठीक है गाइस। पहले तो हमने वैसे बताते नहीं है, तो आपको देख के पता लग रहा होगा, तब भी मैंने सोचा कि किसी को शायद कंफ्यूजन हो तो बता दे, ठीक है ना गाइस। तो देखो अब सोलिबिलिटी का हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो देखो हमने सिंपली राशि किया है, देखो टेम्परेचर इनिशियल स्टेट पे हमने क्या किया, T टाइम 0 पे सोलिबिलिटी अपनी S थी, मतलब कंसंट्रेशन अपनी S थी ना। सोलिबिलिटी को हम जनरली मोलैलिटी कंसंट्रेशन कह सकते हैं, सोलिबिलिटी जस्ट ए कंसंट्रेशन, ठीक है ना, सिंपल सी बात। तो देखो अब T अपने 0 पे अपनी कंसंट्रेशन मान लो S थी, है ना। तो उस टाइम पे ये तो कुछ बना नहीं होगा, जैसे आया चीजें आपको मैं बता चुका हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम से ये चीजें करते आए। तो गाइस T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखो T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये देखो 1 मोल से x मोल बन रहा था, 1 मोल से x मोल बनेगा, तो जब इसका s मोल जब खत्म हो जाएगा, इसका जब s मोल खत्म हो जाएगा तो ये कितना बनेगा, xs बनेगा, है ना। जैसे C था, ठीक है ना, C था पहले अपने पास, इसकी कंसंट्रेशन C थी, तो ये 0 था इनिशियली। T इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बिल्कुल ओवर हो जाएगी, 1 मोल से x मोल बन रहा था, तो s मोल से कितने, मतलब s मोल से कितना बनेगा, xs बनेगा, है ना। एक से x बन रहा था तो s से xs बनेगा, सिंपल सी बात है ना। तो उसी तरह y भी अपना बन जाएगा। तो देखो हमने T इक्विलिब्रियम पे ये चीज लिख ली, ठीक है ना। T इक्विलिब्रियम पे अपने एक्सप्रेशन आ गया।
अब देखो गाइस KSP क्या होगा इसकी। अब देखो आप सिंपली जब इसकी वो लिखोगे, क्या नाम है, इसमें आप लगाओगे है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना, a दी पावर x है ना, a दी पावर x b दी पावर y। ये चीज तो मैं आपको सिखा चुका हूं गाइस, ठीक है ना। a दी पावर x, देखो इसका स्टोइचियोमेट्री x है तो a दी पावर x b दी पावर y, ठीक है ना। ये लिख दोगे। नीचे वाली चीज तो आएगी नहीं प्रोडक्ट वाली, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड का एक्टिव मास यूनिटी होता है, ठीक है ना, वो वाली चीज आएगी नहीं। तो गाइस यही अपना होता है KSP, मतलब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट, ठीक है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है सॉल्ट का। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ ए दी पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी दी पावर वाई होता है, ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन ऑफ ए हमने क्या लिखा था, बराबर होता है एक्स एस के, ठीक है ना, एक्स एस के। तो एक्स एस दी पावर एक्स, एक्स वाई दी पावर वाई आ जाएगा सिंपली, जैसे मैंने आपको बताया। तो बस इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपकी KSP आएगी एक्स दी पावर एक्स, वाई दी पावर वाई, एस एक्स प्लस वाई। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना ही रखना है। जैसे मान लो आपको MgBr2 का KSP पूछेगी क्या है, MgBr2 का KSP क्या है, तो आप क्या करोगे, देखो MgBr2 का में x अपना कितना है 1 है ना, x अपना 1 है, x अपना 1 है और y अपना 2 है। तो बस आपको सिंपली बस पुट करना है। देखो x दी पावर 1, देखो x अपना 1 है तो 1 दी पावर 1 है ना, 1 दी पावर 1, देखो 1 दी पावर 1, y अपना 2 है तो 2 दी पावर 2 एंड s सोलिबिलिटी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 3। तो गाइज अपना क्या आया 4s3, तो अपना KSP आ गया गाइज 4s3। आपको डायरेक्ट ऐसे चीजें पूछते हैं कि KSP बताओ, KSP बराबर है कितने s के, तो 4s क्यूब के बराबर है अपना KSP। गाइज इस फॉर्मूले को याद रखना, इसको अपने DNA में कॉपी करके रखना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। व्हाट इज KSP, एक्स दी पावर एक्स, वाई दी पावर वाई, एस एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, बहुत सिंपल फॉर्मूला यार, ठीक है ना। तो देखो गाइज आई होप आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्लियर हो गया हो। हमने एक चीज और कर ली अपनी खत्म। तो गाइज देखो एक चीज और देखो, इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया, इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, कॉमन आयन इफेक्ट रह गया, वो बहुत ही छोटा सा है, बहुत सिंपल है। तो देखो उससे पहले एक चीज और देख लो, तो देखो पीएच जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के, है ना। आपको पता है कि भाई जितना जो कोई चीज ज्यादा एसिडिक होती है, जितनी कोई चीज ज्यादा एसिडिक होती है उतना उसका पीएच कम होता है ना, आपको पता है ना, एसिडिक करेक्टर इधर इंक्रीज होता है। तो देखो पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है ना, सिंपल सी बात। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/Ka के भी। गाइस Ka क्या होता था, डिसोसिएशन कांस्टेंट। कोई एसिड जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। कोई मतलब जो कोई मान लो HCl है, HCl जितना ज्यादा टूटेगा, मतलब जितना ज्यादा H पॉजिटिव देगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। जो चीज जितनी ज्यादा एसिडिक होती है उतना उसका पीएच कम होता है। तो देखो K है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के, है ना, ये दो एसिडिक स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ka के, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि K जितना ज्यादा होगा उतना एसिड ज्यादा टूटेगा, और जितना एसिड ज्यादा टूटेगा उतना अपना पीएच, उतना ज्यादा अपना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो अपनी पीएच उतनी कम होगी, ठीक है गाइस, सिंपल सी चीज है। तो देखो फिर Pk के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, क्योंकि देखो जो अपना Ka है, Ka एंड Pk के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, Pk के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको पता ही होगा ना। देखो हमने मतलब क्या बताया था हमने, Pk क्या होता है, Pk क्या होता है माइनस लॉग ऑफ K, ठीक है ना, कि मतलब जब K की वैल्यू ज्यादा होगी, K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी Pk की वैल्यू उतनी कम होगी, क्योंकि आगे माइनस का साइन है। तो Pk इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है, तो इधर से आप एक चीज भी लिख सकते हो। और एक चीज और लिखिए, देखो मैंने गाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा H। इसका मतलब क्या कि देखो जितना ज्यादा देखो जितनी ज्यादा कोई चीज एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल्टा H जिसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है, मतलब उसमें ज्यादा हीट निकल रही है, तो देखो जिस चीज में ज्यादा चीज देखो पीएच मैंने लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा H के। आप सिंपली इसको याद भी रख सकते हो यार कि पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा H के, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एक्चुअल में। वैसे अगर जिसको समझना मैं बताऊं, ठीक है ना, पहले थोड़ा कॉमन आयन इफेक्ट देख लो, उसके बाद ये चीज बता देता हूं लास्ट में, जिसको समझना होगा समझ लेगा, नहीं तो कॉमन आयन इफेक्ट के बाद आप इस चीज को खत्म कर सकते हो, क्योंकि ये चीज में थोड़ा हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा H में, ठीक है ना। वैसे आप याद रख, वैसे तो आती भी नहीं है वो चीज, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में चला गया मैं, ओलंपियाड में आती है वो चीज, ठीक है ना। तो वैसे लेकिन मैंने लिख दिया कि एक लाइन में लिखने में क्या जाता था, ठीक है ना, तो उसको लिख दिया। गाइस एक बार ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं जस्ट इसी को तुरंत अभी आ रहा हूं, इरेज करते हैं, और इतना ही को इरेज करेंगे, बस कॉमन आयन इफेक्ट अपना खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 1 2 3, ठीक है गाइस। अब मैं आता हूं तो देखो इसको इरेज करता हूं,
तो अपना कॉमन आयन इफेक्ट गाइस बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता है काफी जगह, ठीक है ना, अपने काफी जगह आता है, तो उसको हम करेंगे जरूर। तो देखो कॉमन आयन इफेक्ट गाइस क्या होता है, कॉमन आयन से ही आपको पता लग रहा होगा कि उसमें कोई कॉमन आयन आएगा, है ना, एक आयन कोई कहीं से आ जाएगा, दिखाता भी हूं आपको, तो अब फील भी देता हूं उसका कि क्या चीजें हैं यार। बहुत देखो, अब मुझे बताओ, अब बताओ कि आपको आयनिक इक्विलिब्रियम टफ लगा कि नहीं लगा? सही में टफ था, सही बताओ यार, टफ था चैप्टर? कुछ टफ नहीं था गाइस, बस इसके बाद अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना, आप कहोगे वाह भैया मजा आ गया, ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखना, इसके बाद मजा आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस देखो कॉमन आयन, देखो क्या कॉमन आयन, देखो गाइस क्या होता है, देखो कॉमन आयन की बात करते हैं, कॉमन आयन, ठीक है, कॉमन आयन का देखो एक्चुअल फील देखो क्या होता है। देखो मान लो आपके पास एक सोल्ट है, मान लो आपके पास AgCl है ना, आपके पास मान लो AgCl है, ठीक है ना, तो AgCl आपका ऐसे होगा, है ना, AgCl इसमें डिसोसिएट होगा, Ag प्लस एंड Cl नेगेटिव, ठीक है ना, आपके पास AgCl है जो कि इसमें डिसोसिएट होगा, आपके पास एक सोल्ट है मान लो AgCl, ठीक है ना, आपके पास एक सोल्ट है AgCl, एक मिनट गाइस मार्कर चेंज कर लें, है ना, हाँ ठीक है, तो आपके पास एक सोल्ट है AgCl, तो वो डिसोसिएट होगा Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। अब मान लो आप इस सोल्ट के जो सॉल्यूशन है, इस सोल्ट के सॉल्यूशन को आप डाल दो, उसमें NaCl कुछ ऐड कर दो, थोड़ा मोड़ा NaCl ऐड कर दो, देखो आपने इसमें क्या किया, NaCl ऐड कर दिया, इसके सॉल्यूशन में AgCl के सॉल्यूशन में NaCl ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो देखो अब A जो आयन है कॉमन हो गए, कि मतलब AgCl के सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, है ना, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। तो देखो जब Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन इसके सॉल्यूशन में इंक्रीज हो गई, तो मैंने आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल कराया था कि जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, है ना, जब इसको हम इंक्रीज कर देंगे, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, आपको मैंने ली चैटलियर प्रिंसिपल में करा चुका हूं, ठीक है ना, तो अपनी ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो हमें क्या इससे कंक्लूड हुआ कि जब किसी सॉल्यूशन में कॉमन आयन आता है तब क्या होता है, अपनी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है ना, सॉल्युबिलिटी देखो डिक्रीज हुई ना, इधर से अब इधर आ रहा है वापस, देखो जब ये सॉल्युबल किसी सॉल्यूशन में सॉल्युबल हुआ था तब जाके आयंस में कन्वर्ट हुआ, तो अब बैकवर्ड आ रहा है, तो मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि अब इसकी रिएक्शन बैकवर्ड आ जा रही है। तो क्या होता है, कॉमन आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है ना, आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा देखो इसमें एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही जबरदस्त चीज बतानी है आपको। तो देखो जैसे हम KSP लिखे AgCl का, तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, है ना, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, ये आपका आ जाएगा, क्या नाम है आपका, सिंपली KSP आ जाएगा, जिसको हमने ऐसे भी लिखा था ना, जिसको हमने ऐसे लिखा था, तो अपना KSP गाइस AgCl का क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है कि आपको ये जो कंसंट्रेशन है, इसमें जो Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन है कहां से लेनी है, NaCl से। NaCl में जितनी Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन है उधर से लेनी है, जब हम AgCl की कंसंट्रेशन, AgCl का हम जब KSP लिख रहे हैं, क्यों लेनी है, देखो NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग सोल्ट है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये सोल्ट, ये देखो ये वीक सोल्ट है ना, इसमें आयन कम डिसोसिएट होते हैं, NaCl में ज्यादा होते हैं, तो देखो Cl नेगेटिव ज्यादा डिसोसिएट होगा, NaCl में जो Cl नेगेटिव है वो ज्यादा टूटेगा एज कंपेयर टू AgCl, क्योंकि AgCl वीक है और NaCl स्ट्रॉन्ग है, तो Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है इधर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इधर, तो इसके कंपैरेटिवली ये चीज निग्लिजिबल होगी, इसलिए हम जो KSP में कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव लिखते हैं, Cl नेगेटिव का टर्म लिख रहे हैं, उसमें जो हम कंसंट्रेशन ऑफ Cl कॉमन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कहां से लेंगे, स्ट्रॉन्ग पार्ट से लेंगे, जो कि इधर अपना NaCl है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है गाइस। तो आई होप यार आपको मजा आया होगा, बहुत ही अच्छा छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा लेक्चर था अपना, तो हमने सॉल्युबिलिटी भी कर लिया, KSP भी कर लिया, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, KSP, बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट सब खत्म कर लिया, अब अपना सारा चैप्टर ओवर है। तो अब इसके यार नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन पे, उसको देखना, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।